हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या किया था। हमने लास्ट वीडियो में हमारी जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाली मेटल्स थी उनका एक्सट्रैक्शन किया था बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। और अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारी टॉप रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। जो टॉप रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, उनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है। जैसे कि हमारी जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स लाइक सोडियम है, आपकी मैग्नीशियम है, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। तो हम जो मोल्टन क्लोराइड्स होते हैं, जो मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, जो इनके क्लोराइड्स हैं उनको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, जो मेटल्स होगी जो हमें प्यूरिफाई करनी है वो मेटल्स हमारी कैथोड पे डिपॉजिट होगी। और कैथोड हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और जो क्लोरीन होगी वो लिबरेट होगी हमारी एनोड के ऊपर, और जो एनोड होता है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब हम इसको विद हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। इसमें देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं सोडियम क्लोराइड का, पहले हम इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, मॉल्ट करेंगे। तो इसमें एट एनोड हमारा क्या हुआ है कि हमारी जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होगी, और एट कैथोड तो हमारी सोडियम मेटल लिबरेट होगी। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम का हमें क्या मिलेगा, सोडियम एंड क्लोरीन गैस। तो अब देखो इसमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझते हैं। जो हमारा हमने एक यहाँ पे ये एक बीकर लिया है, इसमें क्या किया हमने, NaCl को मोल्ट किया। जो भी हमारा ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ये हमने क्या किया है, सोडियम को पहले मोल्ट किया है, फिर इसको बीकर में लिया है। दो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं, दोनों इनर्ट है। इनर्ट मतलब जो केमिकल रिएक्टनेस होती है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोड, तो अभी ये जो ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड पे अभी बताया मैंने पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका कैथोड पे नेगेटिव। तो जब हमारा सोडियम है, सोडियम ब्रेक होगा तो कैसे होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हमारा ब्रेक होता है यहाँ पे। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कैथोड के ऊपर है। तो हमारा जो सोडियम है वो जाएगा हमारा कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव है तो एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो वो उधर जाएगा। तो हमारी जो मेटल होगी वो प्यूरिफाई होकर हमें कहाँ मिलेगी, वो कैथोड के ऊपर मिलेगी। और जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में कहाँ लिबरेट होगी, एनोड के ऊपर लिबरेट होगी। तो इस तरीके से हमारे क्या है, प्यूरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, कि हमने जो भी मेटल्स एक्सट्रैक्ट करनी है उनके ओर में से, उनके ओर को, जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपका पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, उनको हमने मेल्ट किया पहले। और उसके बाद क्या किया, जो मोल्टन जो सोल्यूशन हो गया है उसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट हमने एक बीकर में लिया है। फिर उसके बाद किया है हमने वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड सेटअप किया है, और उसके बाद जो एनोड उसका सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा, और जो आपका सोडियम है वो कैथोड की तरफ जाएगा। मतलब जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मीन्स मैटर ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, वो आपकी कैथोड की तरफ जाएंगी। और जो आपके दूसरा है वो ऑलवेज नॉन मेटल होंगी, वो आपके एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ पे मेटल का होगा, कैथोड के ऊपर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में क्या होता है, जो जितने भी हमने मेटल्स को मेथड से, जैसे रिडक्शन है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस है या फिर रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, जितने भी हमने प्रीवियस मेथड्स यूज़ किए हैं उससे हमें जो मेटल मिली है वो कम्प्लीटली प्योर मेटल नहीं है। तो उसको बिल्कुल कम्प्लीटली प्योर करने के लिए हम जो प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो the metals produced by the various reduction processes described above are not very pure. They contain impurities. उनके अंदर बहुत सारी impurities होती हैं which must be removed to obtain the pure metal. Pure metal obtain करने के लिए वो हमें impurities remove करनी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं refining of metals. अब क्या होता है, जो मोस्ट वाइडली या मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैनी मेटल सच एज कॉपर है, जिंक, टिन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करते हैं, मतलब वहाँ से हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अब होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी इम्प्योर मेटल होती है, मतलब जो भी हमें प्रीवियस मेथड से मिली है, इम्प्योर मेटल इज मेड, उसको हम एक एनोड कंसीडर करते हैं। मतलब एक जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में सेटअप किया है, उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड कंसीडर करते हैं और उसी मेटल की एक थिन स्ट्रिप लेते हैं जिसको हम कैथोड कंसीडर करते हैं। आई रिपीट दिस अगेन, जो इम्प्योर मेटल हमें मिली है मेथड से, उसको हम एनोड कंसीडर करते हैं और जो हमारी थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, उसी मेटल की, जैसे हमने कॉपर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज़ इम्प्योर, तो हम उसको कंसीडर करेंगे एनोड, और उसी मेटल कॉपर की ही प्योर स्ट्रिप लेंगे, उसको कैथोड कंसीडर करेंगे और उसी मेटल का सॉल्ट लेंगे। तो अभी हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉपर जैसे कॉपर सल्फेट, उसी का सोल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो क्या होगा, जो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, जो हमने इम्प्योर मेटल कंसीडर की है, उसमें से क्या होगा, जैसे ही करंट पास करेंगे, प्योर मेटल है जो इम्प्योर मेटल्स में, वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने सोल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, उसके अंदर धीरे 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 डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे सेटअप किया है, तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, जो एनोड पे एज हमने क्या लिया है, जो कॉपर हमारी ली है इम्प्योर है, वो जैसे ही पास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी उसके अंदर डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ जो डिज़ोल्व होंगी वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं जो डिज़ोल्व नहीं होंगी हमारे सोल्यूशन के अंदर, दैट विल बी सेटल डाउन इन द बॉटम, जो हमारी जैसे बॉटम में सेटल डाउन हो गई है, तो इसको ये एनोड पे सेटल डाउन हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम एनोड मड। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर की इम्प्योर लिया है, कॉपर की ही प्योर स्ट्रिप ली है और कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन लिया है हमने। तो अब क्या होता है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिस, जो जैसे जैसे उसके अंदर प्योर मेटल डिजोल्व होगी एनोड में से, तो जो प्योर मेटल होगी वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से अपने आप कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जो प्योर मेटल है जो आपकी सोल्यूशन में जाएगी, वो धीरे धीरे कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं गो इनटू द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन में चली जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड, एनोड की बॉटम में सेटल हो जाएंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। आई रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर मेटल होगी उसको हम एज ए एनोड कंसीडर करेंगे, और जो आपकी उसी मेटल की प्योर स्ट्रिप लेंगे एज ए कैथोड, और उसी मेटल का सोल्ट सोल्यूशन लेंगे। जैसे ही हमने करंट पास किया, तो क्या हुआ कि हमारी जो प्योर मेटल है वो एनोड से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और जैसे ही इक्विवेलेंट अमाउंट है जो प्योर मेटल की, वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से पिकअप होकर आपकी कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी सोल्यूशन में चली जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं दैट विल बी सेटल डाउन नियर द एनोड, और उसको क्या बोलते हैं हम, एनोड। दिस इज द योर होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आई होप क्लियर हो गया है आपको ये। अब करते हैं हम कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब भी हमारी जैसी कोई भी मेटल है वो आपकी मॉइस्चर में और एयर के कंटेक्ट में आती है, तो उसकी अपर लेयर के ऊपर एक और लेयर डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि हमारी सिल्वर आर्टिकल्स हैं बिकम्स ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। हम जब ये कोरोजन कब होता है, कोरोजन के लिए कंडीशन होती है वाटर भी होना चाहिए, दैट मीन्स मतलब मॉइस्चर भी होना चाहिए और एयर भी होना चाहिए। अगर इनमें से या वाटर है, अकेले वाटर से भी कोरोजन नहीं होगा और अकेले एयर से भी कोरोजन होगा, बोथ थिंग्स वाटर मतलब मॉइस्चर और एयर शुड बी नेसेसरी। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा सिल्वर articles becomes black after some time when exposed to air, this is react। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी सिल्वर है सल्फर इन द एयर होगी, वो आपकी एयर के साथ रिएक्ट कर जा, वो हमारी जो सिल्वर होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी सल्फ़र, जो हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सल्फर सल्फाइड की एक कोटिंग बन जाती है सिल्वर की सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। और इसी तरीके से क्या होगी, कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन।
डाइऑक्साइड इन द एयर, जो कॉपर होगी हमारी क्या करेगी, जो मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगी इन द एयर वो उसके साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर जो डिपॉजिट हो जाती है ग्रीन कोट। तो उसकी ग्रीन कोट होगी तो धीरे धीरे क्या होगी, जो उसकी शाइनिंग है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। एंड दिस जो ये आपका सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ग्रीन सब्सटेंस, जो ग्रीन कोटिंग होगी कॉपर के ऊपर, उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी कॉपर के ऊपर कोटिंग होती है विच केमिकल या किसकी लेयर फॉर्म होती है, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका और आयरन। आयरन के बारे में आप सब जानते हैं, जब हमारा आयरन है बहुत लंबे टाइम तक एयर के अंदर रहता है, वहाँ पे एयर मतलब एयर भी आ गई है और साथ में मॉइस्चर भी है, तो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम की कोटिंग शुरू हो जाती है ब्राउन फ्लकी सब्सटेंस जिसको हम रस्ट बोलते हैं। मतलब जो आयरन के ऊपर जब कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं जंग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रस्ट। जैसे ये आपकी यहाँ पे रस्टिंग हो गई है इसके ऊपर कितनी ज़्यादा है। तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मोइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लकी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड रस्ट। अब क्या करते हैं, अब इसकी है कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे। अभी कोरोजन हो गया है तो इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे पहले हम देखते हैं जो आयरन है उसके ऊपर जो रस्ट है वो जंग लग गया, तो उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग है, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और यूजिंग ए मेटल ऑयल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो पेंटिंग है, ऑयलिंग है, जैसे हम ऑयल लगा देते हैं, कि ऑयल लगाने से क्या होगा, जो एयर का और जो मेटल का कांटेक्ट है वो टूट जाता है, वो एक्सपोज नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी रस्टिंग नहीं होगी। इसी तरीके से उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, जो उसकी अपर सरफेस है वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी। ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम आयरन के ऊपर रस्टिंग को रोकने के लिए जिंक की लेयर लगा देते हैं। इट इज़ a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। मतलब जिंक की ऊपर लेयर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ योर क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है कि हम जो आयरन है उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से जो कांटेक्ट है आयरन की सरफेस का और एयर का और मॉइस्चर का वो टूट जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो आयरन है वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है कि आयरन के ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगाते हैं, तो इस तरीके से हम आयरन का रोक सकते हैं यूजिंग मेटल और मेटल्स के एलॉयज बना देते हैं हम। अब एलॉयज क्या होते हैं, एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, दो या दो से ज़्यादा मेटल हो या फिर एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो। alloy is a homogeneous mixture of two or more metals और metal and नॉन मेटल्स। और क्या होगा, जो alloys होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है प्योर मेटल से। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन alloy इज लोअर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। अब कुछ हमारे एलॉयज हैं, जैसे आयरन मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अगर हम आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन को मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाता है। स्टिल आपका एक एलॉय है किसका, आयरन और निकल एंड क्रोमियम का। स्टिल इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम, और दिस एलॉय इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। बहुत हार्ड होता है जिसके हम हमारे यूटेंसिल्स बनाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल इसको रस्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट वन इज ब्रास। ब्रास इज ए alloy of copper and zinc। ब्रॉन्ज इज ए alloy of copper, tin। SN इसका सिंबल होता है। सोल्डर इज ए alloy ऑफ लेड एंड टीन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स की वेल्डिंग करने में, उनको टुगेदर वायर्स को वेल्ड करने में यूज़ होता है सोल्डर का। नेक्स्ट वन इज़ अमालगम। अमालगम इज़ ए alloy ऑफ मर्करी। मर्करी का alloy होता है, ये मर्करी के साथ वन और मोर मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, जैसे सिल्वर है या कुछ और मेटल्स भी मिक्स कर देते हैं, तो ये अमालगम आपका alloy होता है मर्करी का। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।